हेलो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं गणेश। तो चलिए बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की। तो हम देखेंगे कि हम कहाँ छोड़कर गए थे। काफी टाइम से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूं मार्केट के रिगार्डिंग। तो आज हम सारी बातों को सारे चीजों को डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में मार्केट कर क्या रहा है और क्या होने की अब पॉसिबिलिटी है। तो हम स्टार्ट करेंगे निफ्टी के चार्ट से। तो निफ्टी के चार्ट में ये जो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये जो फॉल आया था यहाँ तक तो हम थे। उसके बाद अभी 5-6 दिनों से मैं वीडियो अपडेट नहीं कर पाया हूँ। तो ये अभी उसका अगर देखें हम तो 5-6 दिन में अभी मार्केट एक पूरी तरह से एक साइडवेज जोन में है। इस साइडवेज जोन में कल तक हमें यहाँ पर देखने को मिला था कि एक मार्केट में थोड़ी नीचे की गिरावट देखने को मिली और आज फिर वापस से मार्केट में बहुत बड़ा एक गैप अप 300 पॉइंट प्लस का गैप अप ओपन हुआ है और आज मार्केट ने थोड़ी सी एक रेड कैंडल बनाई है। तो इसका अभी छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे कि अब क्या होने की पॉसिबिलिटीज हैं। अगर हम प्योरली टेक्निकल के बेसिस पे बात करें अगर निफ्टी की, तो नो डाउट कि निफ्टी में एक ये रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पर जो है ये एक रेजिस्टेंस एरिया 300 का जो है वो रेजिस्टेंस एरिया और वहीं से मार्केट आज पलटने की कोशिश किया है। मार्केट अगर प्योरली बेसिस पे बात करें, अगर क्लोजिंग बेसिस पे अगर डेली टाइम फ्रेम में इसके ऊपर जाता है तो मार्केट में ऊपर भी हमें जाने को आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। अब ऊपर में अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस एरिया क्या मिलेगा। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया जो हमें मिलेगा वो मिलेगा आपको 17,650 से लेकर तो 17,750 850 तक के एरिया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से ऊपर इतना ऊपर चला जाएगा, पर ये जो जोन है डेफिनेटली यहाँ पर इसे इस जोन में अगर आता है तो मार्केट को यहाँ डेफिनेटली रेजिस्टेंस मिलेगा। और अभी हम छोटे टाइम फ्रेम में भी बात करेंगे कि ये स्ट्रक्चर अभी किस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है। जो नीचे से हमने 16,750 का जो लो बनाया है, उसके बाद से जो हम अभी ऊपर आए हैं बाउंस में, ये किस तरह का स्ट्रक्चर है और कहाँ तक इसके कंप्लीट होने की पॉसिबिलिटी है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये अभी प्योरली टेक्निकल बेसिस पे हमने बात करी कि एक्चुअल में ऊपर में क्या रेजिस्टेंस एरिया मिल सकता है और मार्केट अभी क्या यहाँ तक जा सकता है या नहीं जा सकता, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो ये अभी टेक्निकल बेसिस पे बात करिए। अगर नीचे सपोर्ट एरिया की बात करें तो नो डाउट डेफिनेटली ये जो गेप एरिया है ये इसका सपोर्ट एरिया का ही काम करेगा, 17,100। अब मार्केट जब तक 17,100 के ऊपर रहता है तब तक मार्केट में मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से आपको मार्केट को शॉर्ट करना चाहिए। मैं अगेन बोल रहा हूँ ये करेक्टिव स्ट्रक्चर है तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर करेक्टिव स्ट्रक्चर में मार्केट बहुत ही रेशनली नहीं इरेशनल बिहेव करता है, क्योंकि इम्पल्सिव नेचर में मार्केट हमेशा एक रेशनल बिहेव करता है। और रेशनल मीन्स मतलब एक ट्रेंडिंग नेचर होता है और करेक्शन इटसेल्फ एक इनडेफिनेट होती है। किस तरह की होगी क्या होगी इसके बारे में बता पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इम्पल्सिव तो हर कोई बता देता है कि इम्पल्सिव नेचर में 1 2 3 4 5 में 1 3 और 5 इम्पल्सिव बनेंगे। बट करेक्टिव नेचर में किस तरह का करेक्टिव होगा, वो किस तरह के पैटर्न बनाएंगी, इसका बता पाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए हमें मार्केट के साथ में चलना होगा, मार्केट के प्राइस एक्शन को ध्यान में रखना होगा और उसके बाद ही हमें हमारे ट्रेडिंग डिसीजन को लेना होगा। तो अब मैं बात यहाँ पर मैंने आपको एक रेजिस्टेंस जोन और एक सपोर्ट जोन सारी चीजों का डिस्कस डेली चार्ट पे हमने किया है। अब हम देख लेते हैं आवरली चार्ट पे हमने एक्चुअल में नियो वेव काउंटिंग के अकॉर्डिंग क्या किस तरह की हमने काउंटिंग करी थी और क्या उसमें थोड़े से चेंजेस आए हैं। अब हम यहाँ पर काउंट करके गए थे, हमारा मानना था कि ये एक एक्सपांडिंग ट्रायंगल बनाएगा यहाँ पर और फिर ये यहाँ पर एक्स वेव बनेगी। बट जिस तरह का इसने टाइम कंज्यूम किया है तो एक्स वेव जो है एक्चुअल में अगर मैं बात करूँ तो एक्स वेव कभी भी इतना टाइम कंज्यूम नहीं कर सकती है, क्योंकि एक्स वेव की कुछ लिमिटेशंस होती है जो कि मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में क्या लिमिटेशंस होती है। इस पूरे पैटर्न में जितना टाइम मिनिमम टाइम जिस लेग ने लिया वो उसका एक्स वेव का मिनिमम टाइम होता है और मैक्सिमम टाइम जिस लेग ने सबसे ज्यादा टाइम लिया है वो उसका मैक्सिमम टाइम होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि एक्स वेव बनने के लिए ई वेव, अगर ई वेव ने सबसे ज्यादा टाइम लिया है तो ऑलरेडी ये ई वेव का जितना टाइम लगा है बनने में उससे ज्यादा टाइम ये एक्चुअल में यहाँ पर ले चुका है। अगर हम बात करें आवरली टाइम फ्रेम पे भी तो 54 बार से यहाँ पर लगे हैं और ये एक्चुअल में 54 बार से काफी ज्यादा टाइम ले चुका है। तो ये एक्स वेव अब यही हो सकता है, नियो वेव की यही
गाइस सबसे अच्छी ब्यूटी है कि इसमें आप फोरकास्टिंग के साथ आप बैककास्टिंग भी कर सकते हो, और बैककास्टिंग करते हुए आप डिसीजन ले सकते हो कि अब क्या नहीं होने की पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। तो आप उस पे आप उस डिसीजन को आप मान सकते हो, और उसके बाद फिर आप डिसीजन और आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि अब क्या नहीं हो सकता है इसका आपको पता है, तो अब क्या होने की पॉसिबिलिटी है उस पर आप काम कर सकते हो। तो अभी हमने बात करी थी, यहाँ पर हमने जो लेवल किया था ये A B C D और E, इस तरह से हमने लेवल किया था। बट अब मैं इस लेवल को यहाँ पर स्लाइटली चेंज कर रहा हूँ। वो लेवल आपको मैं बताता हूँ क्या चेंजेस आए हैं यहाँ पर। एक्चुअल में अब मैं हमारा मानना था ये एक एक्सपांडिंग ट्रेंगल है, बट ये एक्सपांडिंग ट्रेंगल अब नहीं है। एक्चुअल में जो पैटर्न कंप्लीट होना चाहिए था, हमने सोचा था ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, बट जो पैटर्न कंप्लीट हुआ, ये पूरा पैटर्न जो कंप्लीट हुआ ये यहाँ पर हुआ है। इसका जो एंडिंग पॉइंट है ये एक्चुअल में यहाँ है। और ये जो पैटर्न कंप्लीट जो बना हुआ है ये एक न्यूट्रल ट्रायंगल बना हुआ है, जो हम बात करेंगे। तो अभी उसका बात करने का कोई मतलब नहीं है, और मैं लेवल भी नहीं आपको बता रहा हूँ। बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये न्यूट्रल ट्रायंगल यहाँ कंप्लीट हुआ है, और ये इसका यहाँ पर ये जो पैटर्न कंप्लीट हुआ है उसका ये वाला जो पॉइंट है, मैं अगर आपसे डिस्कस करूं तो ये वाला जो पॉइंट है ये उस न्यूट्रल ट्रायंगल का ये फाइनल पॉइंट है, और यहाँ से ये काउंटिंग स्टार्ट होती है। अब काउंटिंग में मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में क्या किस तरह से पैटर्न कंप्लीट हुआ है। ये ए कंप्लीट हुआ यहाँ पर, ये नई लेवलिंग में आपको बता रहा हूँ जो बैककास्टिंग के थ्रू हमें पता चलती है। तो ये ए बना, ये बी बना, सी बना यहाँ पर, ये डी बना यहाँ पर ये पैटर्न हमारा ई बना। देन फिर हमने जो है हमारा जो पैटर्न बनेगा वो यहाँ पर कंप्लीट होगा, ये एफ बना यहाँ पर, ये एफ कंप्लीट हुआ हमारा यहाँ पर, ये एफ कंप्लीट हुआ। एंड देन अब हमारा जो है ये पैटर्न, नेक्स्ट पैटर्न जो है ये ई वेव। तो इस तरह से हमारा एक बो टाई डायमेट्रिक पैटर्न कंप्लीट हुआ यहाँ पर। जी, ये यहाँ पर एक पैटर्न हमारा कंप्लीट हुआ। और यहाँ पर अब ये यहाँ पर एक्चुअल में अब पैटर्न कंप्लीट एक पैटर्न बना रहा है जिसमें कि बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये भी यहाँ पर एक डायमंड टाइप या बो टाइप डायमेट्रिक पैटर्न यहाँ पर भी अब बी वेव में बनाए। तो ये एक हायर डिग्री की अगर मैं बात करूँ तो A B C D E F और G, तो एक हायर डिग्री का यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये जो है यहाँ हम बात करते हैं कॉलन 3, इसे हम नाम दे देते हैं और इसका हम लेवल चेंज कर देते हैं, रेड लेवल कर देते हैं। तो ये कॉलन 3 एक बड़ी डिग्री का कंप्लीट हुआ है। अब ये जो बनाएगा ये अब बो टाई बनाता है, ये डायमंड शेप डायमेट्रिक पैटर्न बनाता है, वो अब हम आने पर टाइम आने पर देखते हैं। पर ये मैं आपको जरूर बता सकता हूँ कि एक्चुअल में मार्केट अब यहाँ से थोड़ा सा और टाइम लेने के मूड में है। मार्केट जल्दी से ऊपर नीचे आने के मूड में नहीं लग रहा है। अब वो टाइम कितना ले सकता है, वो टाइम अब मैं आपको बताता हूँ। वो टाइम यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इस लेग का जो है मिनिमम टाइम जो होता है, मिनिमम अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग बात करें तो मिनिमम इसका होता है 33.33% और मैक्सिमम होता है 300%। तो अगर 33.33 की बात करें हम तो वो तो ले चुका है, और मैक्सिमम 300%, मतलब कि टोटल बार काउंट अगर आप यहाँ से करते हैं, इसका टोटल बार काउंट अगर मैं आपको यहाँ से करके बताता हूँ 53 है, इसका आप 300% निकाल लीजिए। उतना मैक्सिमम टाइम अब बी वेव ले सकता है बनने के लिए। तो ये एक रूल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और बैलेंसिंग का एक रूल होता है नियो वेव में, नियो वेव लॉजिक में। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये आपको बताया। अब मैं आपको बता देता हूँ छोटे टाइम फ्रेम में एक्चुअल में क्या कंप्लीट किया है। छोटे टाइम फ्रेम में मैं अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो ये एक छोटे टाइम फ्रेम का एक लेवल कंप्लीट हुआ है ए। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये कंप्लीट हुआ है इसका बी, ये यहाँ पर इसका बी कंप्लीट हुआ, और अभी हम सी वेव में चल रहे हैं। तो अब क्या होने की पॉसिबिलिटीज है, अब सी वेव में हम यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। सी बनाएगा, देन अगेन फिर एक डी बनाएगा, देन ई बनाएगा, देन फिर एफ बनाएगा, देन फिर जी बनाएगा। कुछ इस तरह से एक डायमंड टाइप या बो टाई डायमेट्रिक पैटर्न, एक 7 लेग पैटर्न यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए ये। और उसके बाद में फिर हम सेम डिग्री का जो है ये जो वेव है इसको हम वापस से अगेन इसको हम नाम देंगे। यहाँ पर इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको फिर अगेन नाम देंगे 3 का, जो कि ए कंप्लीट होगा, देन बी कंप्लीट होगा, देन फिर सी कंप्लीट होगा। तो मैं किस लिए आपको मैं अब आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि मैंने किस लिए उन लेवल की बात करी थी 17,650 से लेकर तो 17,850 तक के एरिया। क्योंकि ये यहाँ पर अब मुझे लगता है टाइम कंज्यूम करने वाला है, और यहाँ पर मार्केट बहुत ज्यादा
चॉपीनेस क्रिएट करेगा। जिस तरह से गैप अप और गैप डाउन देखने को मिले, हो सकता है आपको आने वाले टाइम में भी बहुत ज्यादा आपको उतार चढ़ाव देखने को मिले। तो मेरी सलाह यही होगी कि आप आपके अगर पोजीशन ले रहे हैं तो आप आपके स्टॉप लॉस के साथ स्ट्रिक्ट रहें, और पोजीशंस का जो एक्सपोजर होना चाहिए वो आपको 1/3 कर देना चाहिए यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग। जब मार्केट एक ट्रेंडिंग नेचर में आएगा तब हम फिर वापस से बात करेंगे इसकी, एक ही मार्केट अब ट्रेंडिंग नेचर में आ चुका है और अब हमें हमारा किस तरह का एक्सपोजर रखना चाहिए। तो ये जो है नियो वेव के अकॉर्डिंग मैंने आपको आज बहुत ही डिटेल में बताने की कोशिश करी है अभी, कि अभी मार्केट मुझे वापस से नीचे अभी जल्दी से आता नहीं दिखता। एटलीस्ट अगर मैं बात करूं तो इस मंथ तो नहीं आता दिखता मुझे कि इस मंथ में ही मार्केट सीधा नीचे आ जाए। बट स्ट्रिक्टली हमें यहाँ पर जो अभी प्राइस एक्शन बता रहा है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। बट स्ट्रिक्टली अगर मार्केट अगेन मैं बता रहा हूँ आपको इस लेवल के नीचे आ जाता है किसी भी वजह से, वापस से 16,950 के नीचे अगर आपको मार्केट किसी भी वजह से दिखता है, ये वेव, अब ये जो स्ट्रक्चर है इसके लो को अब मार्केट को नहीं काटना चाहिए। अगर इसके नीचे आ जाता है तो फिर मार्केट कुछ नया क्रिएट करेगा, और मे भी पॉसिबल है इसी स्ट्रक्चर में थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़ेगा, हमें लेवल अगेन देखना पड़ेगा। बट मुझे जिस बात की मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ उनकी, मार्केट अगर इस लेवल के नीचे अब आता है तो फिर मार्केट रुकेगा नहीं, मार्केट फिर नीचे चला जाएगा। उस केस में फिर हमें वापस से यहाँ पर कुछ अलग पैटर्न, यहाँ पर कुछ न्यूट्रल ट्रायंगल वगैरह कुछ उसकी पॉसिबिलिटीज फाइंड आउट करनी पड़ेगी। बट अभी मैं उसके के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूँ, और ना ही मैं आपको बोल रहा हूँ कि मार्केट में अभी आपको यहाँ पर शॉर्ट में जाना चाहिए। अभी मुझे लगता है कि मार्केट अभी मेरे अकॉर्डिंग और मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट अगर डिप में मिलता है तो मार्केट को आपको बाई करना चाहिए। आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अगर मैं बात करूं, परफेक्ट स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपका स्टॉप लॉस जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपका ये वाला पॉइंट 17,000 आपका परफेक्ट स्टॉप लॉस है। इसके बीच में अगर डीप में मार्केट अगर मिलता है आपको तो आपको बाई करना चाहिए। पहले टारगेट के लिए अगर पहले टारगेट की बात करूं तो 17,400 की बात करेंगे, सेकंड टारगेट 17,550 की बात करेंगे, और थर्ड एंड फाइनल टारगेट 17,650 टू 700 की बात करेंगे। सॉरी, ये सारे टारगेट 17,000 पे हैं। 17,000 वो बाय डिफॉल्ट 16,000 मैंने बोल दिया है, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसे 17,000 मानकर जो टारगेट है उनके उनके लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। तो इन लेवलों के लिए आपको अप्रोच करना चाहिए, और आने वाले टाइम में मार्केट चॉपीनेस क्रिएट कर सकता है, तो थोड़ा सा अवेयर रहें और मार्केट में उसकी उसी इसी तरह से आपको थोड़ा सा अपने एक्सपोजर को कम करके ट्रेड लेना चाहिए। तो ये मैंने डिटेल में आज बात करी निफ्टी की कि किस तरह से नियो वेव के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हुआ है। ये यही एक ब्यूटी है इस स्ट्रक्चर की, और इस यही एक नियो वेव को सीखने और समझने का सबसे अच्छा तरीका भी यही मैं मानता हूँ कि इसमें हम सबसे बढ़िया बात है कि आप फ्यूचर फोरकास्टिंग के साथ बैककास्टिंग कर सकते हो, और उस बैककास्टिंग में आपको पता चल जाता है कि आप कहाँ गलती कर रहे हो और क्या आपकी लेवल यहाँ पर आपको किस तरह से वापस आपके लेवल को अप्रोच करना चाहिए। तो ये बहुत ही बढ़िया मुझे टूल लगता है, और मैं चाहूंगा कि अगर जो भी कोई इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो वो इसे सीखे, और बहुत ही बढ़िया तरीके से, चाहे वो इन्वेस्टिंग हो, ट्रेडिंग हो, किसी भी तरह से आपके हर एक फील्ड में आप जिस भी तरह से इंट्राडे में काम करते हैं या किसी भी तरह से काम करते हैं, या फिर पोजिशनल काम करते हैं या फिर इन्वेस्टिंग करते हैं, तो आपको बहुत ही बढ़िया डिसीजन मेकिंग लेने में बहुत ही बढ़िया हेल्प करता है ये। तो आप इसे सीखे, मैं यही बोलूंगा। अब मैं बैंक निफ्टी की बात करूं यहाँ पर, तो बैंक निफ्टी में हमने ये एक लेवल करके गए थे, तो ये उसके अकॉर्डिंग हमारे उसके अकॉर्डिंग लेवल यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ ये हमें परफेक्ट दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसमें स्लाइटली चेंज अगर होगा तो ये यहाँ पर पैटर्न यहाँ कंप्लीट हुआ होगा, इसका ये वाला पैटर्न यहाँ कंप्लीट हुआ, उसके अकॉर्डिंग ए बी देन फिर सी डी ई एफ एंड जी में भी पॉसिबल है कि हमारा जो पैटर्न है हमें यहाँ पर इसे थोड़ा सा स्लाइटली चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये सी वेव यहाँ कंप्लीट होगी, देन अगेन डी यहाँ कंप्लीट होगा, देन अगेन ई यहाँ कंप्लीट होगा, देन एफ, देन जी। तो इस तरह से ये पैटर्न कंप्लीट हुआ है। और यहाँ पर भी हमें सेम, मैं आपको बैंक निफ्टी में भी बताना चाहूंगा कि यहाँ पर एक अगर बड़े डिग्री का कॉलम थ्री स्ट्रक्चर यहाँ पर हमारा एक कंप्लीट हुआ है। देन अगेन उस बी के स्ट्रक्चर में, जो बी में जो डायमेट्रिक पैटर्न बनेगा, बो टाई डायमेट्रिक, वही सेम कहानी, बो टाई बनता है या फिर डायमंड टाइप बनता है, तो उसका एक स्ट्रक्चर एक लेग कंप्लीट हो गई है। ये सेकेंड लेग कंप्लीट हो चुकी है, बी बी वेव इसकी भी कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो। और अभी हम डायमेट्रिक पैटर्न के सी वेव में चलने की तैयारी कर रहे हैं। सॉरी, ये बी वेव है,
ये हमारा बी वेव का स्ट्रक्चर है बैंक निफ्टी में, ये स्ट्रक्चर है। और अब सी वेव बनाएंगे सेम, यहाँ पर भी हमारा सी डी ई एफ एंड जी फाइनली कंप्लीट होगा। और कुछ इस लेवल तक की मैं फाइनली अगर मैं बात करूं, अगर इसको हम शिफ्ट कर लेते हैं, अगर आवरली चार्ट, अगर डेली चार्ट पे अगर हम इसे शिफ्ट करते हैं, तो आपको क्लियर स्ट्रक्चर थोड़ा समझ में आएगा कि मार्केट कहाँ तक ऊपर में जा सकता है और कहाँ रेजिस्टेंस मिलेगा। इसका परफेक्ट रेजिस्टेंस जोन मिलेगा इसको, अगर ऊपर जाता है तो 40,700 से लेकर तो 40,700 से लेकर तो 41,000, सॉरी, यही इसका एक परफेक्ट जोन ऊपर में बनेगा यहाँ पर। अगर इस एरिया में किसी भी वजह से आता है तो डेफिनेटली मार्केट में अगर आपको आवरली चार्ट पे कोई वीकनेस दिखाई देती है यहाँ पर आने के बाद, तो मार्केट को आपको शॉर्ट करना चाहिए। तो ये हमने बात करी है अभी इसके डेली चार्ट पर कि ऊपर कहाँ जाता दिखाई देता है। अगर हम बात करें इसमें भी, तो ऊपर में अभी यहाँ पर अगर इसकी भी बात करूं मैं सी वेव में, तो अभी इसका ए कंप्लीट बी कंप्लीट, अब सी में ऊपर हो सकता है, मे भी पॉसिबल है कि कल से वापस ऊपर चलना का स्टार्ट कर दे और यहाँ पर थोड़ा सा टाइम पास करके फिर ऊपर चलना स्टार्ट कर दे। तो अभी एक्चुअल में करेक्शन का सबसे मेन प्रॉब्लम ही सबसे बड़ी यही होती है कि करेक्शन को एक्चुअल में प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि करेक्शन इटसेल्फ बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है और किस तरह का फॉर्मेशन मार्केट बनाएगा अपने प्राइस एक्शन के साथ में, वो पता करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट अगर आपको ब्रॉडर स्ट्रक्चर पता हो तो आप ये पता करने में आपको आसानी हो जाती है कि मार्केट किस डायरेक्शन में है और क्या एक्चुअल में कहाँ तक जा सकता है और कहाँ से इसके वापस से पलटने के या रिवर्सल होने के साइन मिल सकते हैं आपको। तो अभी मुझे लगता है कि वापस से यहाँ पर डिप में आपको अगर किसी भी वजह से डिप मिलती है तो आपको बाई करना चाहिए। एक्चुअल में ये जो जोन है इसका, ये बहुत ही सपोर्ट वाला जोन है। अब इसका ये आसानी से, अब मुझे नहीं लगता कि आसानी से ये कटेगा। 38,900 मतलब 39,000 आप मान ले, 39,000 से 38,850, 150 पॉइंट का आपको लीवे लेना पड़ेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत ही बड़ा एक इंडेक्स है, तो उसमें 150 पॉइंट कोई वैल्यू नहीं रखती यहाँ पर। और तो यहाँ पर आपको ये लीवे लेना पड़ेगा। और उसके बाद में अगर यहाँ पर अगर किसी भी वजह से मिलता है तो मार्केट को आपको अगेन लॉन्ग करना है, शॉर्ट नहीं करना है मार्केट को। पर्टिकुलर एक लेवल में आपको बता देता हूँ किस लेवल के नीचे मार्केट को वापस बहुत ज्यादा आपको बियरिश हो जाना है। वो लेवल आता है ये वाला परफेक्ट लेवल जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये लेवल है। 38,600 के नीचे आपको किसी की नहीं सुननी है, मेरी भी नहीं सुननी है, मार्केट की सुननी है, मार्केट के प्राइस एक्शन की सुननी है। 38,600 जो हमने लेवल मार्क किया है, जहां पर हमने ये B3 कॉलन 3 को मेंशन किया है, इसके नीचे अगर मार्केट आ जाता है तो फिर आपको किसी की नहीं सुननी है। आपको फिर आवरली बेसिस पे जो भी कैंडल बनती है उसके अकॉर्डिंग उसके हाई का स्टॉप लॉस लगा के मार्केट को शॉर्ट करना है। अदरवाइज जब तक ये लेवल प्रोटेक्टेड है आपको मार्केट को शॉर्ट नहीं करना है। यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा मार्केट चॉपीनेस क्रिएट करे और ऊपर नीचे गैप अप गैप डाउन करते हुए आपके स्टॉप लॉसेस में भी पॉसिबल है दोनों साइड के ट्रिगर करने की कोशिश करें आने वाले 10 से 12 दिनों तक। तो 10 से 12 दिन की जो पॉसिबिलिटी मैंने आपको अब बताने की कोशिश करी है यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या होने की पॉसिबिलिटीज अब मुझे यहाँ पर लग रही है, क्योंकि जिस तरह से मार्केट यहाँ पर बिहेव कर रहा है, ये मुझे नहीं लगता कि मार्केट आपको किसी को भी कमाने देगा, ना तो बुल्स को कमाने देगा ना बियर्स को कमाने देगा। मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा सा चॉपीनेस क्रिएट करके ऊपर नीचे करते हुए थोड़ा सा इन एरियो के आसपास जाने की कोशिश करेगा, और उन एरियो को अप्रोच करने के बाद वहां से हम पॉसिबल है कि गिर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फ्रेंड्स, और बात करेंगे कि क्या हुआ है। मे भी पॉसिबल है कि मैं 2-3 दिनों तक फिर से वीडियो अपडेट नहीं कर पाऊँ कुछ पर्सनल इश्यूज के कारण। तो बाद में हम 2-4 दिनों के बाद जैसे ही टाइम मिलेगा मैं अपडेट करूंगा कहाँ हम पहुंचे और प्राइस एक्शन हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम बात करेंगे और प्लान करेंगे किस तरह का ट्रेड करना चाहिए हमें। पर अभी मुझे हाल फिलहाल बाय ऑन डिप्स मार्केट लगता है। शॉर्ट टर्म, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म की बात करूं तो बाय ऑन डिप्स मार्केट है, डिप्स में अगर मिले तो बाई करें। और हमने सारे एरिया डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह के एरिया अगर हमें मिलते हैं और उन एरियो में कोई बियरिश कैंडल मिलती है आवरली चार्ट पे, तो देन हमें फिर वहां पर शॉर्ट करना है और अभी लॉन्ग करना है। लॉन्ग करना है और क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है, लॉन्ग का क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए और शॉर्ट किन एरियो में हमें देखना है। शॉर्ट अभी कूदना नहीं है, शॉर्ट के लिए मैं फिर बता रहा हूँ, शॉर्ट हमें तभी करना है जब हमें प्राइस कंफर्म करेगी। मुझे लगता है टाइम थोड़ा सा और ज्यादा मार्केट खींच सकता है,
है, और वो टाइम मुझे लगता है कि थोड़ा-सा उसका कुछ रीज़न्स भी हैं। अब वो रीज़न्स मैं आपको बताने की कोशिश करूँ तो शायद आपको लगेगा कुछ किस तरह की मैं बातें कर रहा हूँ, बट ये साइकोलॉजिकल पॉइंट है गाइस, और साइकोलॉजी एक्चुअल में बहुत ज़्यादा मायने रखती है। साइकोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, मैं आपको एक छोटा-सा थोड़ा-सा एक समझाने की कोशिश करता हूँ। 2 दिन हैं आपके पास, इसे समझने की कोशिश करिएगा कि अगर मान लेते हैं शतरंज अगर आप खेलते हो, तो शतरंज में आप खेलते हो और आपका अपोनेंट खेलता है। तो आपको आपका जो अपोजिट में जो खेलता है उसको हराने का क्या 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 तरीका है आपके पास में? अगर उसको हराने का आपके पास में तरीका है तो उसके पास मेरे अकॉर्डिंग 2 तरीके हैं आपके पास। पहला कि आप उसकी चाल को वो आपकी चाल को समझे, उससे पहले ही आप उसे एग्रेसिव तरीके से हरा दें, या फिर एग्रेसिव तरीके से उसके ऊपर हमला कर दें, या फिर उसके सारे जो भी मेन जो होते हैं उसमें, जैसे हाथी या घोड़ा, ये जो भी होते हैं, उसे आप एकदम घेर लें और उसे मार दें। पहली चाल तो बहुत एग्रेसिव तरीके से उसे कुछ भी सोचने का मौका ना दें और आप उसे घेर कर मार दें। दूसरा तरीका होता है कि उसे धीरे-धीरे आप उसके अंदर उसके एरिया में जाएँ, उसके एरिया में घुसें, उसके एरिया में आपको जाएँ और आपको उसको ये ना लगे कि हाँ, मेरे एरिया में कोई घुस चुका है, और मेरे धीरे-धीरे मेरे सारे प्यादों को, मेरे वज़ीर को, मेरी सारी चीज़ों को, हाथी, घोड़े सबको मार रहा है, और आखिरी में कब जब वो और कुछ एक बचे, तब आप सामने अपना पूरी की पूरी सेना लेकर सामने खड़े हो जाएँ, जब उसे प्रतीत हो, उसे लगे कि हाँ, अब मेरा बच पाना मुश्किल है और मैं चारों तरफ से घिर चुका हूँ। तो सेम एज़ इट इज़ कहानी मार्केट में भी है। आप इसी चीज़ को मार्केट में अप्लाई करें और आप सोचें कि यहाँ पर वज़ीर कौन है और घोड़ा कौन है, और यहाँ पर अभी एक्चुअल में आपको अगर मैं बताऊँ तो शतरंज की चाल के अकॉर्डिंग अगर मैं इस मायने में अगर मार्केट की बात करूँ, तो आपको एक ग्लोबल मार्केट के बारे में सोचना पड़ेगा, और ग्लोबल मार्केट में सोचने के अकॉर्डिंग मेरा कहने का मतलब है कि आपको इमर्जिंग मार्केट के बारे में सोचना पड़ेगा। आप इमर्जिंग मार्केट के चार्ट्स निकालिए, उनको देखिए और देखिए कि इमर्जिंग मार्केट में सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस किसकी है, और उस आउट परफॉर्मेंस को डैमेज कौन कर सकता है और कितना कर सकता है, और क्या फैक्टर हो सकते हैं उसको डैमेज करने के, और उस डैमेज से क्या जो हमारा अपोनेंट है, मतलब कि हमारा जो इंडेक्स है, या फिर अब मैं बात करूं बैंक निफ्टी की, तो वो कितना डैमेज हो सकता है, या बहुत तेजी से डैमेज हो सकता है, या फिर धीरे धीरे हमें धकाया जा सकता है, क्या होने की पॉसिबिलिटी है, वो आपको थोड़ा-सा समझना पड़ेगा। मैं आपको एक हिंट देकर जा रहा हूँ कि क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, और अब आपको ये समझना होगा कि जो हमारे अपोनेंट है उसका वज़ीर कौन है, उसका घोड़ा कौन है, उसका हाथी कौन है, ये आपको समझना पड़ेगा। आपको चार्ट देखने पड़ेंगे, वो डॉलर इंडेक्स हो सकता है वज़ीर, वो आपका बात करें तो आपका बॉन्ड यील्ड हो सकती है, और आपके बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। आपको उनको सारी चीज़ों को देखना होगा, समझना होगा, चार्ट को समझें और देखें कि अब आने वाले टाइम में क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ है, और उसी के अकॉर्डिंग ही उसी उसी चीज़ को आप यहाँ पर अप्लाई करें, और आपको समझ में आएगा एक्चुअल में कि क्या होने की अब बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो मैं अपने आज की एनालिसिस को यहीं पर रोकता हूँ, और आशा करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हो तो डेफ़िनेटली कमेंट करें और लिखें कि मैं क्या कहना चाह रहा था, और अगर नहीं भी समझ में आए तो आप कमेंट ज़रूर करें। मैं देखना चाहूँगा कि मुझे किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है और कितने लोग हैं जो इस चीज़ों को समझ सकते हैं। इससे मुझे एक्चुअल में समझ में आएगा कि एक्चुअल में मेरा वीडियो जो मैं बना रहा हूँ उसमें मुझे क्या और इम्प्लीमेंटेशन करना है, और किस तरह से मैं आपको और अच्छे से समझा सकूँ इसके रिगार्डिंग में। आपको थोड़ा-सा इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, और कमेंट में आपको लिखना पड़ेगा कि आपको क्या समझ में आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और थोड़ा सँभल कर ट्रेड करें। और हो सके तो 5-7 दिनों के लिए ट्रेड ना करें तो बेहतर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।